नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त के खिलाफ जांच होगी। भूपेंद्र कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। भूपेंद्र कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और धामी सरकार का ये कड़ा प्रहार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अब देखने को मिल रहा है। परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त के खिलाफ अब जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि भूपेंद्र कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं सीएम धामी की तरफ से और अब इसमें जांच की जाएगी। वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच के आदेश धामी सरकार ने दे दी है। भूपेंद्र कुमार के खिलाफ अब जांच होगी। धामी सरकार का ये भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होते हुए अब नजर आ रहा है। बता दें कि परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त के खिलाफ अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो धामी सरकार का ये बड़ा फैसला है कि कड़ा प्रहार करते हुए भ्रष्टाचार पर नजर आ रहे भूपेंद्र कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। बता दें कि धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार अब देखने को मिल रहा है। अब विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कड़ा प्रहार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अब होते हुए नजर आ रहा है देहरादून में। और अब देखिए विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उप प्रबंधक के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त के खिलाफ जांच के आदेश अब जारी कर दिए गए हैं। भूपेंद्र कुमार के खिलाफ विजिलेंस अब जांच कराई जाएगी और इसके आदेश खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए हैं। वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच अब होने जा रही है। धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार अब देखने को मिल रहा है। परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं 7 जुलाई को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से होगी शुरू। ये कैबिनेट बैठक सचिवालय में होगी। ये पूरी कैबिनेट बैठक कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। तो सुबह 11 बजे 7 जुलाई को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये कैबिनेट बैठक होगी। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे और कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे मुहर भी लग सकती है। चर्चा होगी इन प्रस्तावों पर और जो प्रस्ताव जरूरी होगी देवभूमि के लिए उन पे मुहर लगाई जा सकती है। बता दें 7 जुलाई को धामी सरकार की बैठक होने जा रही है। काफी अहम ये कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। 7 जुलाई को सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कई ऐसे प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे जा सकते हैं और मुहर लग सकती है जो कि देवभूमि के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। सचिवालय में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे 7 जुलाई को ये बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक होने जा रही है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो 7 जुलाई को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है जो कि 7 जुलाई को होने जा रही है। कई ऐसे प्रस्ताव है जो इस बैठक में रखे जा सकते हैं। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और कैबिनेट बैठक होने जा रही है। बता दें कि कई ऐसे प्रस्ताव है जो कि इस बैठक में रखे जा सकते हैं और कुछ प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है जो कि देवभूमि के लिए काफी कारगर साबित होंगे। और ऐसे में इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी है और 7 जुलाई का वो दिन बताया जा रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक होने जा रही है। सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया है। कई मुहर इस बैठक में लग सकती है कई प्रस्तावों पर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 बिंदुओं के
क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में सभी जिलाधिकारियों को 30 बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने हेतु सूची भेजी गई थी, जिनको प्राथमिकता पर कार्य करने हेतु सुझाव अथवा आने वाली समस्याओं और उनके निराकरण पर सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन पर कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि 30 बिंदुओं की मॉनिटरिंग पोर्टल आधारित होगी और अच्छा प्रदर्शन करने वाले जनपदों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विभिन्न कार्यों के सरलीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 30 बिंदु के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई है। 30 बिंदुओं पर जनपदों को तय करने होंगे लक्ष्य और 30 बिंदु ऐसे जिसको लेकर आगे बढ़ना होगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बातचीत हुई है मुख्य सचिव की तमाम जिलाधिकारियों की तरफ से और 30 बिंदु ऐसे बताए गए हैं जिसको लेकर उसी के आधार पर आगे ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है। 30 बिंदुओं पर जनपदों को तय करना होगा आगे का लक्ष्य कि आखिर क्या लक्ष्य किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो बता दें मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलाधिकारी से बैठक हुई है और बैठक में बातचीत हुई है। बातचीत में 30 बिंदुओं के क्रियान्वयन के संबंध में यह बैठक ली गई है और 30 बिंदुओं पर ही अपना लक्ष्य तय करना होगा, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तब सभी जनपदों के इसमें जिलाधिकारी मौजूद थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव से ये बातचीत हुई है तमाम जिलाधिकारियों की। आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे 74 वेदर स्टेशन। DGRE चंडीगढ़ करेगा वेदर स्टेशन स्थापित। बता दें केंद्र सरकार उठाएगी इसका खर्च और वेदर स्टेशन के जरिए सटीक आंकड़े प्राप्त होंगे। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में बढ़ी है हिमस्खलन की घटनाएं और ऐसे में वेदर स्टेशन का आयोजन किया गया है। वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। बता दें कि वेदर स्टेशन के जरिए सटीक आंकड़े प्राप्त होंगे, सटीक आंकड़ों की जानकारी मिल पाएगी। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आई है, हिमस्खलन की घटनाएं निकल के सामने आई है और ऐसे में ये बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे 74 वेदर स्टेशन और इस वेदर स्टेशन के माध्यम से सही आंकड़े मिलेंगे। DGRI चंडीगढ़ करेगा वेदर स्टेशन स्थापित। केंद्र सरकार उठाएगी इसका पूरा खर्च। बता दें वेदर स्टेशन के जरिए वेदर स्टेशन के माध्यम से सटीक आंकड़े जो है वो मिल जाएंगे। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में बढ़ी है हिमस्खलन की घटनाएं और जिसको लेकर 74 वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। इन वेदर स्टेशनों से सटीक आंकड़े वो प्राप्त होंगे। आपदा प्रबंधन की ओर से अब और भी ज्यादा मजबूत करने के तंत्र में ये कदम बढ़ाते हुए आपदा प्रबंधन नजर आ रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे 74 वेदर स्टेशन। DGRI चंडीगढ़ करेगा वेदर स्टेशन स्थापित और जिसका पूरा खर्च जो है केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। बता दें कि वेदर स्टेशन के जरिए सटीक आंकड़े जो है वो प्राप्त होंगे, सटीक आंकड़ों की जानकारी मिल पाएगी और ऐसे में पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार हिमस्खलन की घटनाएं जो है वो निकल के सामने आ रही है। इसमें इजाफा भी देखने को मिल रहा है, इसलिए बड़ा कदम माना जा रहा है आपदा प्रबंधन की ओर से। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नरेंद्रनगर टेहरी गढ़वाल में प्रतिनिधियों के बीच टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक क्रिकेट मैच खेला गया। इस दौरान G20 प्रतिनिधियों के रॉयल 11 और पैंथर्स 11 के बीच 8-8 ओवर का एक मैच हुआ है। मैच में रॉयल 11 में टॉस जीतकर अब पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए। वहीं पैंथर 11 ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट से मैच जीत लिया। वहीं मैन ऑफ द मैच यूएस के ओमर को दिया गया, उन्होंने 26 रन बनाए थे। तो G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद ये मैच का आयोजन किया गया। तमाम प्रतिनिधि ने मैच खेला। दो टीमों में
टीम बढ़ गई थी और ऐसे में बता दें कि रॉयल 11 और पैंथर्स 11 की टीम बटी थी और 5 विकेट से जो है पैंथर 11 को जीत मिल गई है। तो G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के बाद ये मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच खेला गया, तमाम प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 2 टीमें बनाई गई जिनका नाम रॉयल 11 और पैंथर्स 11 था और बता दें कि पैंथर 11 ने जीत हासिल की है 5 विकेट से। तो वही उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कैच द रेन योजना पर चर्चा की है। मुख्य सचिव ने मानसून सीजन के अगले 3 महीने के लिए संबंधित विभागों को निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्य सचिव SS संधू ने कहा है कि वो वन विभाग, सिंचाई विभाग, जलागम आदि संबंधित विभाग चाल खाल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में कार्य योजना तैयार कर ले। स्रोतों को सूखने से बचाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और देहरादून में बीजेपी के कार्यक्रम में हुए मारपीट पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि बीजेपी में आपस में ही तनाव और खींचतान की स्थिति बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ रावत को लेकर बीजेपी आज तक जवाब नहीं दे पाई है कि उन्हें क्यों हटाया गया और धामी जी को सीएम बनाया गया। यही वजह है कि बीजेपी में आए दिन ऐसी मारपीट की घटना सामने आती रहती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को कांग्रेस पर बयानबाजी करने के बजाय अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। पिछले 9 साल में जनता परेशान हो गई है। तो बीजेपी के मारपीट पे कांग्रेस का बयान निकल के सामने आया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और पिछले 9 सालों में जनता परेशान हो चुकी है बीजेपी से। ये साफ तौर पे कांग्रेस का बयान निकल के सामने आया। बता दें पिछले दिनों मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था बीजेपी का और ऐसे में कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और मारपीट को लेकर कांग्रेस का बयान निकल के सामने आया है कि आखिर बीजेपी बताए कि 9 सालों में उन्होंने क्या किया है और अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखे। और देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हुए मारपीट का मुद्दा अब राज्य में सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी जो अनुशासन का दम भरती थी वह सब हवा हवाई पाती थी, क्योंकि सच्चाई पार्टी के ही कार्यक्रम में दिख गई। बता दें कि ज्योत सिंह बिष्ट ने यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कार्यकर्ताओं को सड़कों पर पीटते थे और अब पार्टी के ही कार्यक्रम में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी में अनुशासन नाम की चीज नहीं है। और कांग्रेस ने प्रदेश में सरकारी सिस्टम पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मृत्युंजय मिश्रा को आयुष विभाग में OSD बनाने और भर्ती घपलों में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पूर्व में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में कुल सचिव रहते हुए मिश्रा पर कई संगीन आरोप लगे थे। विजिलेंस जांच के बाद
उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वो पहले भी कई मामलों में विवादित रह चुके हैं, पर अब सरकार ने उन्हें न सिर्फ बहाल कर दिया है बल्कि निदेशालय में ओएसडी जैसा अहम पद दे दिया है। जोशी ने इस दौरान भर्ती परीक्षाओं में हुए घपलों को लेकर भी निशाना साधा। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी और इसके आसपास का क्षेत्र बहुत जल्द नए रंग रूप में दिखाई देने जा रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस चौकी एवं आसपास के क्षेत्र तथा विष्णुपुल का सौंदर्यकरण धर्मनगरी की पारंपरिक शैली, आस्था एवं मर्यादा के अनुरूप किया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ से ज्यादा की राशि की स्वीकृति भी दे दी गई है। साथ ही प्रस्तावित मॉडल भी तैयार किया जा रहा है, जिसका जल्द ही सीएम शिलान्यास करेंगे। तो सीएम के निर्देश पर अब काम होने जा रहा है। हर की पैड़ी के आसपास के इलाकों में सौंदर्यकरण का काम शुरू होने जा रहा है। बता दें, इसका शिलान्यास सीएम द्वारा किया जाएगा। हर की पैड़ी के क्षेत्र का सौंदर्यकरण होने जा रहा है और इसमें 5 करोड़ 44 लाख की राशि की अनुमति भी दे दी गई है और ऐसे में जल्दी तस्वीर बदलने वाली है। हर की पैड़ी की ये तस्वीरें जो है अब और भी ज्यादा रंगरूप में दिखाई देगी। इनके रंगरूप जो है उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे और इस बात की जानकारी जो है वो खुद मुख्य सचिव ने दी है। बता दें, हर की पैड़ी क्षेत्र का सौंदर्यकरण होने जा रहा है और सीएम द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने राज्य में 28 जून से बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने की बात बताई है। उन्होंने कहा है कि नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर में तेज बारिश के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी ज्यादा होने की संभावना जताई है। इसको लेकर उन्होंने लोगों से एहतियातन भी बरतने की अपील की है। ट्रैवल भी कम करने की अपील की गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। तो कई दिनों से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों को एहतियातन बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने बोला है कि ट्रैवल जितना हो सके उतना कम करें। बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में देवभूमि की हालत जो है वो नजर आ रही है कि किस तरीके से कई इलाकों में भूस्खलन भी हो रहे हैं और ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है काफी कुछ बयां करती है। बता दें कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कई जिलों में और इसलिए साफ तौर पर कह दिया गया है कि लोगों को एहतियातन बरते, हो सके तो ट्रैवलिंग कम करें। बद्रीनाथ धाम में हक हकूक धारियों ने एक अहम बैठक की है, जिसमें पूजा पद्धति से जुड़े लोगों ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों के साथ ही निर्माण कार्य में लगे गैर हिंदू मजदूरों को ईद के दौरान नमाज पढ़ने के लिए अन्यंत्र व्यवस्था किए जाने के लेकर जो है वो बैठक की गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी गैर हिंदू मजदूरों ने नमाज पढ़ी थी, जिसका विरोध किया गया था। सीबीएसई ने देहरादून रीजनल के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड और यूपी के सभी स्कूल प्रवेश जनरल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं नियमित तौर पर नहीं हुई थी और मान्यताओं के नियम को भी पूरा नहीं किया गया है। सीबीआई के संयुक्त सचिव एफिलिएशन की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं इस आदेश की एक प्रति संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी और सीबीएसई दून रीजनल क्षेत्र के अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को भी दी गई है।
तो बोर्ड परीक्षा में हुई है अनियमितता और मान्यता के नियमों को नहीं किया गया है पूरा, और ऐसे में ये जानकारी साझा की गई है कि उत्तराखंड में 10 स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बता दें कि सीबीएसई ने 10 स्कूलों की मान्यता की है खत्म, और ऐसे में कार्रवाई और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महेंद्र भट्ट ने हरेक सिंह रावत पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद हरेक सिंह रावत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि महेंद्र भट्ट को मैं तब से जानता हूं जब ऋषिकेश रोड पर उनका एसटीडी पीसीओ था। मुझसे सवाल करने से अच्छा है कि उन्हें अमित शाह, पीयूष गोयल, कैलाश विजयवर्गीय और शिव प्रकाश से पूछना चाहिए कि क्या 2017 में जब बीजेपी की 56 सीट आई तो उसमें हमारा योगदान नहीं था। तो हरेक सिंह रावत का पलटवार आया है। महेंद्र भट्ट को बहुत पहले से जानता हूं, ये हरेक सिंह रावत ने कहा है। हरेक सिंह रावत ने कहा है कि मैं तब से जानता हूं जब उनका पीसीओ और एसडी था, और ऐसे में मुझसे सवाल पूछने की बजाय आपको उनसे पूछना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में। महेंद्र भट्ट को बहुत पहले से मैं जानता हूं, ये हरेक सिंह रावत का बयान निकल के सामने आया है। मेरे बदले बीजेपी से करे सवाल, ये भी हरेक सिंह रावत ने कहा है। उत्तराखंड राज्य में मानसून की दस्तक के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो राज्य सरकार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं आंकड़े बयां कर रहे हैं, जिसमें आपदाएं राज्य के लिए हमेशा ही दुखदायी रही है। ऐसे में अब धामी सरकार ने भी आपदाओं से निपटने की संभावना है, और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है, सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति के लिए निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएं। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं, उन सभी को साफ किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है कि सब लोगों को अलर्ट मोड पर रहना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आम जनता की मदद करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही राज्य सरकार से भी पार्टी लगातार संबंध में बनाए हुए है, ताकि मॉनसून सीजन में किसी भी आपदा से निपटने में सरकार की मदद की जा सके। क्योंकि आपदा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने सरकारी तंत्र को अलर्ट किया है, और हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है किसी प्रकार की मदद के लिए जहाँ भी आवश्यकता रहती है वो चट्टान के साथ खड़े रहेंगे। और यात्रा सीजन है, यात्रियों की सेवा अतिथि देवो भव, ये हमारा सिद्धांत है, वैचारिक पक्ष भी है। उस दिशा में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि अपने क्षेत्र में इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मॉनसून सीजन की दस्तक के साथ ही विपक्षी पार्टी के सत्ताधारी दल पर जुबानी हमले भी तेज हो गए। कांग्रेस नेता की माने तो सरकार की कोई तैयारी नहीं है, बल्कि सरकार के सभी दावों की पोल पहली बारिश में ही खुल गई है। देखिए, मानसून सर पर है और प्रदेश में आपदा
की शुरुआत भी हो चुकी है। कल पहली ही बारिश में आपने देखा कि चार धाम रूट की 46 सड़कें लगभग अवरुद्ध थी और यात्रियों को जगह जगह परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी अगर देहरादून की बात करें तो शहर की गलियों से लोगों का निकलना दोभर हो गया। जल भराव की भयावह स्थिति थी। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी देहरादून शहर स्मार्ट नहीं बन पाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ही भले ही स्मार्ट बन गए हों, पूरे प्रदेश के अंदर आप देखिए कि जगह जगह अगर पहली बारिश में ही सड़कें अवरुद्ध होंगी बड़ी भारी मात्रा में, तो आने वाले समय का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो विकास की बात सरकार प्रदेश में कर रही है, वो विकास प्रदेश में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सरकार केवल जुमलेबाजी और बयानबाजी से जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन पहली बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। आंकड़े बयां कर रहे हैं कि जिसमें आपदाएं राज्य के लिए हमेशा ही दुखदायी रही हैं। ऐसे में अब धामी सरकार ने भी आपदाओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। उम्मीद है कि इस बार हालात बेकाबू न हों। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।